चैप्टर 7 कृषि और बागवानी अनुप्रयोगों के लिए अलैंगिक प्रजनन विधियों पर तकनीकी रिपोर्ट 1.0 परिचय। अलैंगिक प्रजनन के मूल सिद्धांत और महत्व। ये रिपोर्ट कृषि और बागवानी के क्षेत्र में अलैंगिक प्रजनन की विभिन्न विधियों, उनके अंतर्निहित जैविक सिद्धांतों और व्यावहारिक अनुप्रयोगों का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। अलैंगिक प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें केवल एक जनक द्वारा नई संतति का सृजन होता है। कृषि और जीव विज्ञान में इसका रणनीतिक महत्व है क्योंकि यह वांछनीय आनुवंशिक लक्षणों को संरक्षित करने और तेजी से प्रवर्धन के लिए एक प्रभावी साधन प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न संतति काफी हद तक जनक के समान होती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि लाभकारी गुण अगली पीढ़ी में अपरिवर्तित रहें। अलैंगिक प्रजनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं, जिससे डीएनए की 2 प्रतियां बनती हैं। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान हो, जो कृषि में वांछनीय लक्षणों, जैसे उच्च उपज या रोग प्रतिरोधक क्षमता, को क्लोनल स्तर पर अपरिवर्तित बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यद्यपि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया अत्यधिक सटीक होती है, कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होती है। इस कारण प्रतिकृति के दौरान सूक्ष्म विभिन्नताओं की संभावना बनी रहती है। परिणामी डीएनए प्रतियां एक समान तो होती हैं, परंतु वे मौलिक डीएनए के समरूप नहीं हो सकती। जनन में होने वाली ये सूक्ष्म विभिन्नताएं ही जैव विकास का आधार बनती हैं, जो प्रजातियों को बदलते परिवेश के अनुकूल बनाने में सहायता करती हैं। यह मूलभूत समझ हमें सरल एककोशिकीय जीवों से लेकर जटिल पौधों तक में पाए जाने वाली अलैंगिक प्रजनन की विशिष्ट विधियों की विस्तृत खोज की ओर ले जाती है। 2.0 सरल जीवों में अलैंगिक प्रजनन की विधियां। इस खंड का उद्देश्य सरल, विशेष रूप से एककोशिकीय जीवों में पाए जाने वाली प्रजनन विधियों का विश्लेषण करना है। इन जीवों में प्रजनन की विधियां उनकी अपेक्षाकृत सरल शारीरिक संरचना के अनुकूल होती हैं और ये अलैंगिक प्रजनन के सबसे मौलिक रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 2.2 विखंडन फिशन। विखंडन एककोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति की एक प्रमुख विधि है। इस प्रक्रिया में एक जनक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। द्विखंडन बाइनरी फिशन। यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में यह विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। इसके विपरीत लेशमानिया कालाजार का रोगाणु जैसे जीवों में, जिनकी कोशिका के एक सिरे पर कोड़े जैसी संरचना होती है, द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। बहुखंडन मल्टीपल फिशन। इस प्रक्रिया में एक जनक कोशिका एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसका एक प्रमुख उदाहरण मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है, जो इस विधि का उपयोग करके तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है। 2.3 मुकुलन बडिंग। मुकुलन एक अन्य विधि है जो यीस्ट जैसे एककोशिकीय जीवों में पाई जाती है। इस प्रक्रिया में जनक कोशिका पर एक छोटा उभार मुकुल विकसित होता है। यह मुकुल धीरे धीरे बढ़ता है और अंततः जनक कोशिका से अलग होकर एक स्वतंत्र जीव के रूप में विकसित होता है। एककोशिकीय जीवों की इन सरल प्रजनन विधियों से आगे बढ़ते हुए अब हम बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाने वाली अधिक विविध अलैंगिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
3.0 बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन की रणनीतियां। सरल बहुकोशिकीय जीवों में भी अलैंगिक प्रजनन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन जीवों में प्रजनन की विधियां उनकी कम जटिल शारीरिक संरचना के अनुकूल होती हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीवों के विपरीत, जहां विभिन्न ऊतक और अंग विशिष्ट कार्य करते हैं, इन सरल जीवों में प्रजनन की प्रक्रियाएं अक्सर पूरे शरीर या उसके कुछ भागों के माध्यम से संभव होती हैं। जटिल जीवों में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यावहारिक होता है, इसलिए वे अधिक जटिल प्रजनन रणनीतियों पर निर्भर करते हैं। 3.2.1 खंडन फ्रैगमेंटेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा या खंड वृद्धि करके एक नए पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। स्पाइरोगायरा, एक तंतुमय शैवाल, इस विधि का एक विशिष्ट उदाहरण है। 3.2.2 पुनरुद्भवन रीजेनरेशन। पुनरुद्भवन की क्षमता के अंतर्गत जीव के कटे हुए कायिक भाग से एक नए जीव का विकास होता है। यदि हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को कई टुकड़ों में काट दिया जाए, तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक पूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है। ये प्रक्रिया विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होती है जो क्रमप्रसरण करके विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और ऊतक बनाती हैं। हालांकि, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुनरुद्भवन प्रजनन के समान नहीं है, क्योंकि यह केवल कुछ विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा ही संभव है। 3.2.3 मुकुलन बडिंग। बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण हाइड्रा है। ये प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग करके अपने शरीर पर एक उभार मुकुल विकसित करता है। यह मुकुल वृद्धि करके एक नन्हे जीव में बदल जाता है और पूर्ण विकसित होने पर जनक से अलग होकर एक स्वतंत्र जीवन शुरू करता है। 3.2.4 बीजाणु समासंग स्पॉ फॉर्मेशन। बीजाणु निर्माण एक अन्य महत्वपूर्ण जैविक रणनीति है, जो विशेष रूप से आइजोपस ब्रेड मोल्ड जैसे कवकों में पाई जाती है। इसमें ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें बीजाणुधानी कहा जाता है। इन बीजाणुधानियों में विशेष कोशिकाएं या बीजाणु पाए जाते हैं। प्रत्येक बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। जब बीजाणु को नम सतह मिलती है, तो वह अंकुरित होकर एक नए जीव को जन्म देता है। बहुकोशिकीय जीवों में विकसित हुई ये प्राकृतिक रणनीतियां पौधों में कायिक प्रवर्धन की नींव रखती हैं, जिसे मनुष्य ने कृषि और बागवानी की उन्नत तकनीकों में सफलतापूर्वक रूपांतरित किया है। 4.0 कायिक प्रवर्धन। कृषि एवं बागवानी में अनुप्रयोग कायिक प्रवर्धन न केवल पौधों में एक स्वाभाविक प्रजनन रणनीति है, बल्कि यह आधुनिक कृषि एवं बागवानी की आधारशिला भी है। ये तकनीक लक्षित जीनोटाइप के तीव्र गुणन और आनुवंशिक शुद्धता के संरक्षण को संभव बनाती है, जो वाणिज्यिक फसल उत्पादन के लिए सर्वोपरि है। 1. प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के उदाहरण। प्रकृति में कई पौधे इस विधि का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रायोफिलम की पत्तियों के किनारों पर कलिकाएं विकसित होती हैं, जो मिट्टी में गिरने पर नए पौधों को जन्म देती हैं। इसी प्रकार, आलू के कंद पर मौजूद आंख गर्त से नए प्ररों और जड़ें विकसित होती हैं, जिससे नए पौधे तैयार होते हैं। 2. कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की तकनीकें। कृषि में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कई कृत्रिम तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इनमें पर्तन, कलम और रोपण शामिल हैं।
इन तकनीकों का सफलतापूर्वक उपयोग गन्ना, गुलाब और अंगूर जैसे व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के प्रवर्धन के लिए किया जाता है। 3. कृषि में कायिक प्रवर्धन के लाभों का मूल्यांकन। समय की बचत। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज से उगाए गए पौधों की तुलना में फूल और फल बहुत कम समय में लगते हैं, जिससे फसल चक्र छोटा हो जाता है। बीजहीन पौधों का प्रवर्धन। ये तकनीक उन पौधों को उगाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। केला, संतरा, गुलाब और चमेली इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आनुवंशिक समानता। ये कायिक प्रवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। इस विधि से उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले लक्षणों, जैसे बेहतर स्वाद, आकार या रोग प्रतिरोधक क्षमता की निरंतरता सुनिश्चित होती है। पारंपरिक कायिक प्रवर्धन द्वारा स्थापित सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी ने ऊतक संवर्धन जैसी सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रोप्रोपगेशन तकनीकों का विकास किया है, जो पादप प्रवर्धन की सीमाओं को अभूतपूर्व स्तर तक विस्तारित करती हैं। 5.0 आधुनिक तकनीक। ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर। ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर कायिक प्रवर्धन का एक उन्नत और परिष्कृत रूप है, जिसका कृषि जैव प्रौद्योगिकी में अत्यधिक महत्व है। ये तकनीक नियंत्रित और संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में एक ही जनक पौधे से बड़ी संख्या में पौधे उत्पन्न करने की अनुमति देती है, जिससे यह व्यावसायिक बागवानी और कृषि के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। 1. पौधे के शीर्ष के वर्धमान, तेजी से बढ़ने वाले भाग से ऊतक या कोशिकाओं को सावधानीपूर्वक अलग किया जाता है। 2. इन कोशिकाओं को एक कृत्रिम, पोषक तत्वों से भरपूर माध्यम में रखा जाता है। 3. इस माध्यम में कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर कोशिकाओं का एक छोटा, अव्यवस्थित समूह बनाती हैं, जिसे कैलस कहा जाता है। 4. कैलस को वृद्धि और विभेदन को बढ़ावा देने वाले हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है, जहां से छोटे पौधे विकसित होते हैं। 5. अंत में इन नवजात पौधों को मिट्टी में रोप दिया जाता है, जहां वे परिपक्व पौधों के रूप में विकसित होते हैं। इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यह एक ही पौधे से संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में हजारों पौधे उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करती है। यह विशेष रूप से उन पौधों के लिए उपयोगी है जिनका पारंपरिक तरीकों से प्रवर्धन करना मुश्किल होता है। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के बड़े पैमाने पर उत्पादन और संरक्षण में किया जाता है। ऊतक संवर्धन पादप विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जो पारंपरिक अलैंगिक प्रजनन विधियों की क्षमताओं का विस्तार करता है। 6.0 निष्कर्ष। इस रिपोर्ट में अलैंगिक प्रजनन की विभिन्न विधियों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें सरल जीवों में विखंडन और मुकुलन से लेकर बहुकोशिकीय जीवों में खंडन, पुनरुद्भवन, बीजाणु निर्माण और पौधों में विशेषीकृत कायिक प्रवर्धन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीक ऊतक संवर्धन पर भी प्रकाश डाला गया, जो कायिक प्रवर्धन का एक उन्नत रूप है। कृषि और बागवानी पेशेवरों के लिए कायिक प्रवर्धन और ऊतक संवर्धन जैसी विधियां न केवल पौधों के तेजी से उत्पादन को सक्षम बनाती हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती हैं कि संतति पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के समान हों। इससे बेहतर उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अन्य वांछनीय लक्षणों का संरक्षण होता है, जो स्थायी और कुशल कृषि उत्पादन के लिए नितांत आवश्यक है। अतः इन तकनीकों की गहरी समझ और उनका कुशल अनुप्रयोग केवल उत्पादन बढ़ाने का साधन नहीं,
बल्कि भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक बागवानी उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने की एक अनिवार्य रणनीति है। जीव जनन, मुख्य अवधारणाएं और प्रक्रियाएं। कार्यकारी सारांश। ये ब्रीफिंग दस्तावेज जीवों में जनन की मौलिक प्रक्रियाओं, इसके प्रकारों और महत्व का एक व्यापक संश्लेषण प्रस्तुत करता है। जनन किसी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है, भले ही यह किसी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए आवश्यक न हो। इस प्रक्रिया का मूल आधार डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण है, जो आनुवंशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होती है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये विभिन्नताएं प्रजातियों की उत्तरजीविता और जैव विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे जीवों को बदलते परिवेश के अनुकूल होने में सक्षम बनाती हैं। जनन को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। 1. अलैंगिक जनन। इसमें केवल एक जनक शामिल होता है और उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जनक के लगभग समान होती है। इसकी प्रमुख विधियों में विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु निर्माण शामिल हैं। 2. लैंगिक जनन। इसमें 2 भिन्न लिंगों, नर और मादा, के जीव शामिल होते हैं, जो विशेष जनन कोशिकाओं, युग्मकों, का निर्माण करते हैं। इन युग्मकों के सम्मिलन, निषेचन, से एक नई संतति का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया अधिक आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न करती है, जो प्रजाति के लिए लाभदायक है। दस्तावेज में पुष्पी पौधों और मानवों में लैंगिक जनन की जटिल प्रक्रियाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जिसमें जनन अंगों की संरचना, निषेचन की प्रक्रिया और भ्रूणीय विकास शामिल हैं। अंत में, ये मानव जनन स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलुओं, जैसे यौन संचारित रोगों, गर्भनिरोधन के तरीकों और जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। 1. जनन का मौलिक आधार 1.1 जनन की आवश्यकता। जनन वह प्रक्रिया है जिसके कारण हमें विभिन्न जीव दृष्टिगोचर होते हैं। ये किसी व्यक्ति, जीव, के जीवित रहने के लिए पोषण या श्वसन जैसी प्रक्रियाओं की तरह अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है। जनन के माध्यम से ही जीव अपने सदृश संतति का सृजन करते हैं, जिससे उनकी प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। किसी प्रजाति में पाए जाने वाली जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। 1.2 डीएनए प्रतिकृति। जनन का मूल जनन की मूल घटना डीएनए ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की प्रतिकृति बनाना है। जीवों का शारीरिक अभिकल्प, डिजाइन, उनके ब्लूप्रिंट पर आधारित होता है, जो डीएनए में निहित होता है। आनुवंशिक सूचना। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। प्रोटीन संश्लेषण। डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। भिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होती है। प्रतिकृति प्रक्रिया। जनन के दौरान कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करके डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनाती हैं। इसके साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का भी सृजन होता है। इसके बाद एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है। 2. विभिन्नता का महत्व। डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया पूर्णरूपेण विश्वसनीय नहीं होती है, जिससे इसमें कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। परिणामतः बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होती हैं,
परंतु मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होती। जैव विकास का आधार। जनन में होने वाली ये विभिन्नताएं जैव विकास का आधार हैं। उत्तरजीविता में सहायक किसी प्रजाति स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है। निकेत नीचे में आने वाले उग्र परिवर्तन, जैसे कि तापमान में वृद्धि या कमी, समष्टि के विनाश का कारण बन सकते हैं। यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना होती है। उदाहरण, यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की समष्टि में वैश्विक ऊष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु मर जाएंगे। परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तित जीवाणु ही जीवित रहेंगे और वृद्धि करेंगे। निष्कर्ष, विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी हैं, परंतु यह व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। 3. अलैंगिक जनन की विधियां। ये जनन की वह विधि है जिसमें नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा होता है। इसकी प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। विधि विवरण। उदाहरण, विखंडन फिशन, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। द्विखंडन में कोशिका दो बराबर भागों में विभक्त होती है, जबकि बहुखंडन में एक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। द्विखंडन अमीबा, लेशमानिया, कालाजार रोगाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ। बहुखंडन प्लेज्मोडियम, मलेरिया परजीवी। खंडन फ्रैगमेंटेशन, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। स्पाइरोगायरा पुनरुद्भवन रीजेनरेशन, पूर्णरूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। यदि जीव किसी कारणवश क्षत विक्षत हो जाता है तो उसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। हाइड्रा प्लेनेरिया मुकुलन बडिंग, जनक जीव के शरीर में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक उभार मुकुल विकसित होता है। यह मुकुल वृद्धि करके नन्हे जीव में बदल जाता है और पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। हाइड्रा यीस्ट कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कई पौधों में उनके कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में किया जाता है। इसके द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। गन ना गुलाब अंगूर कृषि में। ब्रायोफिल्म पत्तियों द्वारा। बीजाणु समासंग स्पॉर फॉर्मेशन, अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। बीजाणुधानी में विशेष कोशिकाएं या बीजाणु पाए जाते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर यह वृद्धि करने लगते हैं। राइजोपस ब्रेड मोल्ड। 4. लैंगिक जनन। ये जनन की वह विधि है जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो एकल जीवों नर एवं मादा की भागीदारी होती है। 4.1 लैंगिक जनन क्यों? अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन अधिक सार्थक है क्योंकि यह अधिक विभिन्नता उत्पन्न कर सकता है। विभिन्नता का सृजन दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होते हैं जो प्रजाति के लिए लाभदायक हैं। डीएनए की मात्रा का संतुलन। लैंगिक जनन में प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा दोगुनी होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
इस समस्या का समाधान अर्धसूत्री विभाजन नामक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें जनन कोशिकाएं विभाजित होकर गुणसूत्रों की संख्या आधी कर देती हैं। जब ये युग्मक निषेचन में सम्मिलित होते हैं, तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा पुनः स्थापित हो जाती है। युग्मकों का विशिष्टीकरण। जटिल शारीरिक डिजाइन वाले जीवों में जनन कोशिकाएं युग्मक विशिष्ट हो जाती हैं। मादा युग्मक अपेक्षाकृत बड़ा होता है और उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार होता है, जबकि नर युग्मक छोटा और अधिक गतिशील होता है। 4.2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन आवृतबीजी एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। पुष्प के भाग पुंकेसर नर जननांग और स्त्री केसर मादा जननांग पुष्प के जनन भाग हैं। परागण। परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। ये स्वपरागण उसी पुष्प पर या परपरागण दूसरे पुष्प पर हो सकता है। निषेचन। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो बीजांड तक पहुंचती है। यहाँ नर युग्मक मादा युग्मक अंडकोशिका से सम्मिलित होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद परिवर्तन। युग्मनज जाइगोट में अनेक विभाजन होते हैं और बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड एक कठोर आवरण विकसित करके बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करके परिपक्व होकर फल बनाता है। 4.3 मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया यौवनारंभ प्यूबर्टी से शुरू होती है, जब शरीर में अनेक शारीरिक और संवेदनात्मक परिवर्तन आते हैं। यौवनारंभ में परिवर्तन। लड़के और लड़कियों में समान परिवर्तन। कांख और जननांगी क्षेत्र में बालों का उगना। त्वचा का तैलीय होना। लड़कियों में विशिष्ट परिवर्तन। स्तन के आकार में वृद्धि। रजोधर्म का प्रारंभ। लड़कों में विशिष्ट परिवर्तन। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का निकलना। आवाज का फटना। नर जनन तंत्र। अंग। वृषण शुक्रवाहिका शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि शिशन। कार्य। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के ताप से कम ताप आवश्यक है, ये शुक्राणु नर युग्मक और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। मादा जनन तंत्र। अंग। अंडाशय अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब। गर्भाशय योनि। कार्य। अंडाशय अंडकोशिका मादा युग्मक का निर्माण करता है। प्रत्येक माह एक अंडाशय द्वारा एक अंड परिपक्व होता है। निषेचन और भ्रूणीय विकास। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं और अंडवाहिका तक पहुंचते हैं, जहां अंड कोशिका का निषेचन हो सकता है। निषेचित अंड युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण बनाता है जो गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। प्लसेंटा। यह एक तश्तरीनुमा संरचना है जो मां के रुधिर से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों का पोषण प्रदान करती है और भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करती है। गर्भाशय में भ्रूण को विकसित होने में लगभग 9 महीने लगते हैं। जब अंड का निषेचन नहीं होता। यदि निषेचन नहीं होता है, तो गर्भाशय की आंतरिक मोटी और स्पंजी परत की आवश्यकता नहीं रहती। ये परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, जिसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। 5. जनन स्वास्थ्य। यौवनारंभ का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया या गर्भधारण के योग्य हो गए हैं। जनन स्वास्थ्य के कुछ प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। यौन संचारित रोग STDs। यौन क्रिया द्वारा अनेक रोगों का संचरण हो सकता है, जैसे कि जीवाणुजनित रोग गोनेरिया, सिफिलिस और वायरस संक्रमण मस्सा।
HIV/AIDS। कॉन्डोम का प्रयोग इन रोगों के संचरण को कुछ सीमा तक रोक सकता है। गर्भनिरोधन की विधियां। गर्भधारण रोकने के अनेक तरीके हैं। यांत्रिक अवरोध। कॉन्डोम या योनि में रखने वाली युक्तियां जो शुक्राणु को अंडकोशिका तक पहुंचने से रोकती हैं। हार्मोनल संतुलन परिवर्तन। गोलियों के रूप में ली जाने वाली दवाएं जो अंड का मोचन ही नहीं होने देती। इनके कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। अंतर्गर्भाशयी युक्तियां, लूप अथवा कॉपर को गर्भाशय में स्थापित करना। शल्यक्रिया। पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध करना, नसबंदी, या स्त्रियों में अंडवाहिनी को अवरुद्ध करना, ट्यूबेक्टोमी। मादा भ्रूण हत्या। गर्भनिरोधक तकनीकों का दुरुपयोग मादा भ्रूण के चयनात्मक गर्भपात के लिए किया जा सकता है, जो एक गैर कानूनी कार्य है। इससे देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है, जो चिंता का विषय है। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या का विशाल आकार एक चिंता का विषय है क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाने में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करता है।